चला जाए, वापस आए, दूसरे दिन एंडो गेज कोई और हो, फिर मसला पड़ेगा। तो उनको कैलिब्रेट कर लेना बेहतर है। और कुछ ऐसी फिर रही हैं जो कैलिब्रेटेड नहीं है, 1 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से आधे मिलीमीटर का फ़र्क पड़ जाता है डिपेंडिंग ऑन आप 25 कर रहे हैं या 21 कर रहे हैं। उसको कैलिब्रेट कर लेना चाहिए। उसे आप चेंज नहीं कर सकते, फिर आप वो डिस्कार्ड कर देंगे, लेकिन आप चेक कर लें कि ठीक है कि नहीं, ये परफेक्ट है। ये मेरे हाल में किटों के अलावा नहीं आती है। जिन लोगों की क्लिनिकों में पड़ी है, मेरी भी अगर पड़ी है, वो किटो शिटों वाली पड़ी हुई है। लेकिन आई थिंक वो रंग बिरंगी जो है ना, समबडी रिमेंबर्स, किसी ने मंगाई हो, मेरा ख्याल में फैल्कन वाले ही थे, बड़ी खूबसूरत मिल जाती है ना, बड़ी खूबसूरत और अच्छी है और बड़ी एक्यूरेट है। Excuse me, Doctor. Sir, I'll be asking you to repeat one point जो आपने पहले लेक्चर में दिया था, I'm sorry, but वो थोड़ा सा मुझे confusion था कि हमने एपेक्स से जो हम वर्किंग लेंथ अपनी कैलकुलेट करते हैं कि कितनी शॉर्ट रखनी है, 0.5 mm, 1 या 2, जी जी, उसका अगर if you can just, I'm sorry, I'm asking you to repeat that. नहीं, absolutely, look, the whole purpose is, confusion है वो दूर हो if जाए। you go out of this room with the confusion, then the whole purpose is gone, honestly. And I know we're all professionals, we can bear this much time. अगर किसी एक साहब को भी, मैं क्वाइट श्योर हूँ कि और लोगों के जहन में भी कोई सवाल होगा इस तरह का। मैंने जो आपसे गुफ्तगू की थी वो ये कि मेरा तो पॉइंट ये था कि एपेक्स लोकेटर पे चले जाएं। मैं साबित ये करना चाह रहा था कि रेडियोग्राफिक मेथड ठीक नहीं है। जब तक आप नहीं जाती तब तक आपको मैंने गाइडलाइन ये दी थी कि आपने कोशिश, आपके पास गाइडलाइन है 0.5 से 1.5 तक लिटरेचर में रेडियोग्राफिक एपेक्स से शॉर्ट रहने की। मैंने ये गुजारिश की थी कि जो नेक्रोटिक केसेस हैं उसमें 7 गाइडलाइन ये है कि आप एज क्लोज टू एपेक्स जाए एज पॉसिबल। तो नेक्रोटिक केसेस में 0.5 मिलीमीटर शॉर्ट रखा करें रेडियोग्राफिक एपेक्स से, और जो वाइटल केस है उसमें डजेंट मैटर, आप 1.5 मिलीमीटर शॉर्ट भी रख सकती हैं, क्योंकि उस केस के अंदर बैक्टीरिया नहीं होते पेरिएपिकल एरिया में, एपिकल पोर्शन ऑफ द कैनाल में। तो आप अगर थोड़ा कम प्रिपेयर कर देंगी तो आप क्या कर रही हैं, पल्पेक्टमी थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, वहाँ सेमेंटम बन जाएगा। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? सो इट इज़ केस टू केस। बाकी आप 0.5 शॉर्ट करें या 1.5 शॉर्ट करें, यू आर मेकिंग एन एस्टिमेशन, ये कैलकुलेशन है, ये आपको एपिकल कंस्ट्रक्शन का नहीं बता रही जहाँ तक आपकी प्रिपरेशन एक्सटेंड होनी चाहिए। वाहिद चीज़ इस वक्त जहाँ टेक्नोलॉजी है जो बता सकती है वो एपेक्स लोकेटर है। तो वो एस्टिमेशन आप केस टू केस, नेक्रोटिक केसेस में 0.5 शॉर्ट कर लें, मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, दोनों रिकमेंडेशन लिटरेचर में है। वाइटल केस में आप 0.5 रख लें, 1.5 रख लें, डजंट मैटर। लेकिन साथ ही मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये श्योर नहीं है आपके आप एपिकल कंस्ट्रक्शन पे, हो सकता है आप कैनाल से बाहर ही हुए तमाम केसेस। Did I answer your question? Yes, thank you very much. Okay, no problem. Because I sometimes मैं कुछ और परसीव करता हूँ क्वेश्चन को, तो I don't want. This is exactly what I want. Okay, that's great. और ये गाइडलाइंस पाथवे तो पल्प में लिखी है कि वाइटल पल्प में कितना शॉर्ट रख सकते हैं, नेक्रोटिक में कितना, एवरीथिंग। तो सर ये जो जीपी पॉइंट्स इसके आते हैं, बस 0.4 टेपर लिखा होता है, बस 0.6 टेपर। वेरी गुड थोड़ा सा क्वेश्चन। मैं आपको बता देता हूँ, ये जैसे प्रो टेपर जो सिस्टम है ना, ये रफली 6% टेपर का है। तो अगर आप चाइनीज़ जीपी खरीदना चाहते हैं तो आप 6% टेपर का 25 लेंगे X2 में ऑब्चुरेट करने के लिए, और 6% टेपर का 30 लेंगे X3 ऑब्चुरेट करने के लिए। क्लियर? अगर आप हाई फ्लेक्स यूज़ करते हैं, एंडो सीक्वेंस यूज़ करते हैं, और कौन से सिस्टम अवेलेबल है इस वक्त पाकिस्तान में, रेस यूज़ करते हैं, तो वो 4% टेपर के हैं। तो उनकी ऑब्चुरेशन, फॉर एग्जांपल आप हाई फ्लेक्स CM फिनिश कर रहे हैं 3004 पे, तो फिर आप 3004 का GP यूज़ करेंगे। आप रेस फिनिश कर रहे हैं 2504 पे, तो आप 2504 का GP यूज़ करेंगे। तो ये वैलिड, क्योंकि आजकल बहुत लोग चाइनीज़ GP यूज़ करते हैं, विच इज़ फाइन, दे आर गुड, कोई इसमें ऐसा मसला नहीं, थोड़ा बड़ा कैलिब्रेशन का मसला होता है, अच्छे खासे वो आपको सस्ते पड़ते हैं, और आई डोंट थिंक कि उसमें कोई ऐसा मादा होगा कि उसको यूज़ करना प्रॉपर नहीं है, द ओरल कैविटी। सो ये जो प्रो टेपर है ये 6% है, वो 2% होता है, वो तो बड़ा पतला सा GP होता है ना। वो जो आम इंस्ट्रूमेंट है वो भी 2% होता है, जो आम GP है वो भी 2, ये ISO स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रूमेंट है। इसीलिए तो अगर आप देखें तो हम कभी भी प्रेपरेशन जब करते हैं 2% इंस्ट्रूमेंट से, तो हम ऐसे तो नहीं करते 20, 25, 30 तक की और 30 का GP डाला और भेज दिया, हम फिर स्टेप बैक करते हैं। वो स्टेप बैक करने का मकसद क्या होता है कि आप 2% इंस्ट्रूमेंट से 6% की किनाल बना रहे होते हैं, क्योंकि जो मिनिमम टेपर आपको किनाल का चाहिए वो 6 से 7% चाहिए, फॉर इट टू बी फ्री ऑफ बैक्टीरिया, फॉर इरिगेट सोल्यूशन टू रीच राइट टू द एंड,
for debris to come out, you need a 6 degree taper minimum. सर कुछ कंपनीज क्लेम करती है कि आप इस इरिगेशन के लिए क्लोरहेक्सिडिन भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी क्या रिकमेंडेशन? कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कुछ जगह हैं जैसे रीट्रीटमेंट केसेस हैं तो उसमें क्लोरहेक्सिडीन इन कॉम्बिनेशन विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेडिकामेंट और क्लोरहेक्सिडीन एक जो इरिगेशन है वो भी ज़रूरी है. लेकिन मैं साथ ही ये सवाल जवाब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्लोरहेक्सिडीन जो माउथ वॉश में है वो इरिगेशन के लिए नहीं है. रीज़न ये है कि उसके अंदर बहुत से शुगर कंटेनिंग भी होते हैं, शुगर कंटेनिंग बगैर भी होते हैं. उसके अंदर बहुत स्टेबलाइजर्स होते हैं, कैरियर्स होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको बैक्टीरिया फीस्ट करते हैं, ग्रो करते हैं. सो वो प्रैक्टिस दुरुस्त नहीं है. अगर आपने आई डोंट नो अ कंपनी जो क्लोरहेक्सिडीन इरिगेंट सोल्यूशन पाकिस्तान में मार्केट करती है. यूरोपियन मार्केट्स में बहुत ज़्यादा है. वो कैविटी भी अपनी क्लास 2 डिसइंफेक्ट करते हैं क्लोरहेक्सिडीन से बिफोर दे पुट अ कैविटी. सो इट्स वैलिड स्पेशली इन रीट्रीटमेंट केसेस जब ई फेकालिस का सीन हो. लेकिन फॉर रूटीन प्रैक्टिस फॉर मी एंड यू EDTA सोडियम हाइपोक्लोराइड इज द स्टैंडर्ड ऑफ केयर फॉर 90% ऑफ द केसेस. 10% ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੀਲ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. अल्लाह की मर्जी. सर रीट्रीटमेंट केसेस में जीपी जो रिट्रीव करना हो तो आप क्या रेकमेंड करते हैं? सर आसान से मुश्किल तरीके ये हैं कि एक जितनी बुरी ऑब्जर्वेशन हुई है उतनी निकालनी आसान, जितनी अच्छी हो उतनी मुश्किल. तो बुरी से शुरू करता हूँ. आप एक के फाइल लें 10-15 नंबर की, उसे जगह बनाते जाएँ उस GP के लिए. जब आप गुड 2/3 ऑफ द कैनाल लेंथ जगह बना लें तो फिर आप H फाइल लेके जाएँ को 25-30 की जितनी आपने जगह बना ली हो K फाइल से. तो H फाइल टूटती बहुत है, उसको कम यूज़ करना है कैनाल में. H फाइल को अंदर फंसा के थोड़ा सा इंगेज करके उसके बाद आप खींचेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये सिंगल पॉइंट GP तो यूँ निकल आते हैं. एक तरीका है. दूसरा तरीका ये है कि आप यही टेक्निक यूज़ करें लेकिन साथ सॉल्वेंट ऐड कर लें. आप ऑरेंज लिक्विड अवेलेबल है. मैं उस दिन किसी वर्कशॉप के लिए ज़ाइलीन ढूंढ रहा था. हम ईयर प्रोस्थेसिस की एक वर्कशॉप करा रहे हैं नकली कान बनाने की. तो उसमें वो साहब को कोई चीज़ चाहिए थी जो अमेरिका से शिप नहीं हो रही थी और उसके लिए उसने मुझे फिर फ़ोन किया कि सर आप लोग रीट्रीटमेंट नहीं करते तो ज़ाइलीन दे दें. मैं कहा यार अच्छा चलो आबकारी रोड है क्या नाम है उसका. मैंने उधर फ़ोन किया, मैंने कहा जी ज़ाइलीन मिल जाएगी 3800 रुपये की पता नहीं 2.5 लीटर की बॉटल. मैंने सोचा तो यही तो हमने रीट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ करना होता है. कई दफ़ा जब क्लोरोफॉर्म भी नहीं मिलता, ऑरेंज लिक्विड भी नहीं मिलता, तो आप ज़ाइलीन यूज़ कर लें. ये केमिकल मार्केट में अवेलेबल है. सो दूसरा तरीका ये है कि आप वो यूज़ कर लें. और अब सबसे आसान तरीका ये है कि डेंसप्लाई की रीट्रीटमेंट फाइल्स विद दी सॉल्वेंट्स. उससे भी आसान तरीका ये है कि डेंसप्लाई की अब जो नई फाइल्स आ रही हैं जैसे प्रो टेपर गोल्ड है, इट्स एन एक्सीलेंट रीट्रीटमेंट फाइल. आप थोड़ा सा वो लिक्विड डालेंगे और उसके बाद उसको आहिस्ता 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 लेके जाएंगे और वो सब कुछ निकाल देंगे. अगर आपने अभी वेव 1 नहीं यूज़ करनी तो इनकी D1, D2, D3 के नाम से सिल्वर कलर की रीट्रीटमेंट फाइल्स आती हैं. दे आर अ थिंग ऑफ ब्यूटी. आप कभी अपना डाल के उसके अंदर ना अपना ये सोल्यूशन, और वो अवेलेबल है और मैंने बहुत यूज़ किया. और उसमें उल्टा सीक्वेंस है. D1 सबसे छोटी और थिक है, फिर D2 थोड़ी सी लंबी और स्लिम है और D3 सबसे लंबी और स्लिम सबसे स्लिमेस्ट है. सो वेरी वेरी गुड फाइल फॉर रिट्रीवल ऑफ GP. बट देन अगेन कॉस्ट है. What should be the concentration of the solvent? Does it have to be in a particular concentration? Yeah. Honestly speaking, I don't know, but I think chloroform is as pure it is, and same goes for xylene. तो इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा रबर डैम और उसके साथ यूज़ करते हैं और एक ड्रॉप, सिर्फ एक ड्रॉप डालना होता है. So you just don't flush it like you flush hypo or something else. But I think I'm not 100% sure, and when I'm not sure I tell, but I think कि वो pure concentration होती है. एवेपोरेट भी हो जाता है जितना रखा होता है. ऑरेंज लिक्विड अवेलेबल है, नहीं तो मैंने आपको बताया ज़ाइलीन ले लें. मैं ऑनेस्टली उस दिन पता किया उस वर्कशॉप के लिए. ही सेड ये स्पेन से आता है और ये एक ही पैकिंग है 2.5 लीटर की और ये 34 या 38 रुपये की सुन के बताइए. और वो 2.5 लीटर तो रीट्रीटमेंट का कई सालों ख़त्म नहीं होगा. एक एक ड्रॉप यूज़ कर सकते. सर EDTA जेल और EDTA लिक्विड, सर आपकी रिकमेंडेशन? सर EDTA जेल का काम और है, उसका काम सिर्फ लुब्रिकेशन है. EDTA लिक्विड का काम इरिगेशन है. सो EDTA लिक्विड यूज़ होगा जब इरिगेशन करनी होगी, जो लास्ट फ्लश हमने करना है EDTA का 17% कॉन्सेंट्रेशन में. और जो जेल है वो थ्रू आउट द ट्रीटमेंट चलता रहेगा. उसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी कम होती है EDTA की कि वो हाइपोक्लोराइड के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, जैसे आप किसी ने क्वेश्चन भी किया था. तो जेल का काम होता है, वो आप यूज़ कर रहे हैं ग्लाइड के अंदर. और इसका काम और है, इसका काम इरीगेशन है. इसमें उसकी सरफेस टेंशन कम चाहिए तो वो लिक्विड फॉर्म में EDTA सोल्यूशन अवेलेबल सर मिलता है. सर मिलता आता जाता रहता है.
कुछ केमिकल बनाने वाले लोग हैं उनसे बनवाते हैं, कभी कुछ करते हैं। 17% कॉन्सेंट्रेशन पता है पाकिस्तान में कोई चीज़ जो ना बन सके केमिकल की नहीं है। अच्छा, ये जो कैल्सिफाइड कैनाल्स हैं, अगर उसमें हम EDTA यूज करें, डज इट हेल्प? इट डज़ हेल्प लॉट, लेकिन उसमें एक प्रैक्टिस जो बड़े लोग रिकमेंड करते हैं जो मुझे समझ नहीं आती, वो कहते हैं जी EDTA थोड़ा सा कनाल में डाल के या सोक करके डिप करके और बंद करके भेज दें और 3 दिन बाद खोलें। नहीं, EDTA हेल्प करेगा लेकिन आपको फिजिकली कनाल को ओपन करना पड़ेगा। तो EDTA उसको डिमिनरलाइज करेगा ना, काम क्या है उसका, चिलेटिंग एजेंट है, इनऑर्गेनिक मटेरियल को रिमूव करता है। तो जो इनऑर्गेनिक मटेरियल को रिमूव करेगा दैट विल हेल्प यू, बट आपको फिजिकली अपनी फाइल्स, और उसके लिए सॉरी आई मस्ट टेल दिस हियर, अगर आप लेज बना लेते हैं, तो मैंने प्रेजेंटेशन में नहीं बताया, डेंट्सप्लाई की फाइलें हैं और वो डेंट्सप्लाई की ही हैं, ये नहीं कि आज मतलब कैसर साहब की बस तारीफ करनी है। C+ फाइलें 10-15 नंबर में आएगी, 8, 10 और 15 नंबर का एक सेट आता है। इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल फाइल। वो स्टिफ स्टेनलेस स्टील है और उसकी कटिंग टिप जो है ना वो कटिंग है, सेफ नहीं है बाकी फाइलों की तरह। वो अपनी जगह बना लेती है, और मैं कई दफ़ा हंस के कहता हूँ कि कई दफ़ा वो कैनाल में बनाती है, कई दफ़ा कहीं और बना लेती है, बट वो अपनी जगह बना लेगी। सो इन दोज केसेस थोड़ा सा केयरफुल होके, कैल्सिफाइड केसेस में EDTA plus C+ files can be absolutely beneficial. Dr. Hassan, this is 3:35. I can go on with questions for another 10 minutes if everybody wants. Then we move to workshop ताकि we can bring it to a closure. But 10 minutes we have. Participants पे है कि अगर कोई question पूछना I have 10 minutes totally, और फिर during workshop भी चलता रहेगा. I love this. I love this more than workshop. But workshop भी करनी है और घर भी जाना है. सर पेरिएपिकल इन्फेक्शन के केसेस हैं, उसमें कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया है कि Periapical? पेरिएपिकल इन्फेक्शन के ठीक केसेस है। हैं कि इस हद तक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं कि इस लेवल पे दुनिया में extract कर 5, सकते हैं। 6, 8 मिलीमीटर की रेडियो लुसेंसी भी रिलीज हुई है। मेरे नज़दीक क्राइटेरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि दांत रिस्टोरेबल है कि नहीं है, ऑन पेरियो ग्राउंड्स, ऑन रेस्टोरेटिव ग्राउंड, ऑन एंडो ग्राउंड्स। अगर वो रिस्टोरेबल है तो मैंने बताया कि मेरा फेवरेट काम है कि अच्छी प्रेपरेशन की, उसकी इरीगेशन एक्टिवेट की, सोने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पैक किया, सील किया ऊपर GIC से, पेशेंट को भेज दिया। इस वक्त भी मेरे कई पेशेंट महीनों के फॉलोअप पे हैं और वो रिड्यूस होती है। बाकी चूँकि पाकिस्तान में फॉलोअप का इशू होता है, लोग कई बार चले जाते हैं, आप उससे भी जाते हैं जितना, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप उसको 2 या 3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ड्रेसिंग्स दे के 2-2 वीक्स की, यानी 1-1.5 महीने में ख़त्म भी कर देते हैं तो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है। क्योंकि हमारे से मुल्क में जी, आई थिंक इट्स अ वैलिड क्वेश्चन। सर से हमारी कहीं और मुलाकात हुई थी, सर ऑडियंस के बेनिफिट के लिए पूछ रहे हैं। आई डोंट बिलीव इन इट, देयर आर फ्यू रिसर्चर्स हु बिलीव कि आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इंटेंशनली एपिकल रेडियोलुसेंसी में पैक कर दें सो इट विल हेल्प। आई थिंक एनीथिंग आउटसाइड द एपेक्स, नो मैटर हाउ इनॉक्युअस इट इज़ अ फॉरेन बॉडी, शुड बी अवॉइडेड। बहुत सी चीज़ें बॉडी बहुत ईजीली एक्सेप्ट कर लेती है, उनमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड शामिल है, रेजिन सीलर्स के अलावा बाकी सीलर्स शामिल हैं, उसके अंदर GP पॉइंट भी कई दफ़ा शामिल है। कितनी हमारी ऑब्जर्वेशन ओवर होती हैं और कामयाब रहती हैं, डज नॉट मीन के वी इंटेंशनली डू दैट, बट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स जो ये करता है इंटेंशनली, दे हैव गुड रिजल्ट्स विद इट, बट अ ग्रेटर पोर्शन ऑफ एंडोडोंटिक वर्ल्ड सेज कि आपके नाल के अंदर ही कन्फाइन करें। सर थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना उसको रोकना। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे से भी निकल जाती है, अनइंटेंशनली चली गई है तो रिजॉल्व हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ इंटेंशनली ना, आपकी नीयत मैटर करती है, आपने इंटेंशनली नहीं भेजी। इंटेंशनली नहीं भेजनी। उसमें क्या होता है इंटेंशनली में फिर वो बहुत ज़्यादा भी जाती है, ओपन एपेक्स केस हो तो मेरे इसमें तस्वीर है, मैं उसको डालने लगा था फिर छोड़ दिया। वो इतना बड़ा क्लाउड है, मेरे किसी स्टूडेंट ने भेजी, बहुत फेमस प्रैक्टिशनर हैं और बड़े माशाल्लाह मशहूर प्रैक्टिशनर लाहौर के, सो व्हाट्सएप पे भेजी कि ये क्या है, इज़ दिस सम काइंड ऑफ अ पेरिफेरल सीमेंटल डिस्प्लेजिया है। मैं उसका ये सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इकट्ठा हो जाता है। बहुत क्लाउडेड, वो तो भरा पड़ा है इस टाइम, फिर नर्व करीब है, अल्कलाइन मीडिया है, वहाँ चली जाए, सो मतलब अवॉइड करना चाहिए। आई बी कन्वेंशनल गाय एंड आई थिंक बेसिक रिसर्च जो एंडोडोंटिक्स की रिसेंट डेंटिस्ट्री क्योंकि एविडेंस बेस्ड डेंटिस्ट्री डेवलपमेंट भी हो रही है और लोग इस पे बात बहुत करते हैं, तो मैं पर्सनली भी हमारे यहाँ मुशावारा में एक हमारे सीनियर प्रैक्टिशनर भी हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे आपने कहा कि करने वाला या पेरिएपिकल पैथोलॉजीज में उसको ओवरफ्लो करने वाला, 76 months मार्वलस रिजल्ट्स हैं, ना सिर्फ साइनसेस और फिस्टुला जो है वो बंद हुए हैं प्रॉपर्ली, जो है ना वहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है, रेडियोग्राफी में प्रूवन। पेशेंट पेन कंप्लेन करता है, इसका कनेक्शन आई हैव नॉट हैड दैट प्रॉब्लम ऑनेस्टली स्पीकिंग। हाँ, अगर आप एक्सटेंड करें
केस में रेडियोलुसेंसी ना हो तो जरूर पता PDL को इरिटेट कर रहे हैं, कई दफ़ा उसमें होती है, अदरवाइज आई रादर थिंक अदरवाइज। बाकी ये एक और चीज़ ये है कि अगर आप एक्यूट एपिकल पेरियोडोंटाइटिस का केस है, दांत लगता और पेन होता है, तो चाहे आपकी वजह से हुआ है चाहे पेशेंट शुरू में इससे आया, तो उसमें एक लेटर मिक्स की बड़ी अच्छी इंडिकेशन बनती है। सर डिसएग्लूमियम लोग कहते हैं कि ज़रूरत नहीं है, उसका फ़ायदा मतलब कुछ चीज़ें हैं जिनका इमीडिएट रिलीफ पेशेंट में हमें नज़र आता है। रिसर्च कहती है इसका लॉन्ग टर्म हेल्थ पे कोई एडेड एडवांटेज नहीं है। डेढ़ एक दांत सो कहने से मुराद है कि जो लेडर मिक्स है वो ऐसे केसेस में जिसमें आपको परकशन पे बड़ा सीवियर पेन आ रहा हो, सब बड़े हेल्पफुल है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड और टेट्रासाइक्लिन का मिक्सचर है। अगर आपका मतलब उस केस में भी डिस्ट्रीब्यूट ना करें, किसको ना करें दांत को डिस्ट्रीब्यूट ना करें। सर, कोई इंडिकेशन नहीं है। आज नहीं, मैं ट्रेनिंग कर रहा था, प्रोफेसर पॉल एबट साहब ऑस्ट्रेलिया से तशरीफ लाए थे, मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया था, उन्होंने कहा था चांसेस आर कि दांत जब रीग्रो करेगा दोबारा फ्यूजन में आएगा तो शायद उससे बुरी फ्यूजन में आएगा। सो वो आप कर दें, नुकसान कोई नहीं, फ़ायदा कोई नहीं। इमीडिएट पेन रिलीफ में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। जब पेशेंट बाइट करेगा उस चीज़ बीच में आएगी दर्द उसकी निस्बत अक्सर लोग करते हैं जब फ्रैक्चर, वो कल मेरे दोस्त का फ़ोन आया रात के वक्त, उसने कहा कि पेशेंट की दर्द नहीं जा रही नासिर भाई, मैंने ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, मैं जूते खरीद रहा था नाल में उन्होंने दस रहा, मैं क्या यार ए देख ले कनाल खोल, उधर से क्लीन, उधर से क्लीन, उधर से क्लीन, उधर से क्लीन। मैं क्या यार बेटा अब ये सिर्फ फ्रैक्चर ही है। मैं क्या ऑर्थो करता है? कह रहा हाँ। कह रहा फ्यूजन से निकाल दूँ? मैं क्या नहीं, ज़रूरत नहीं, तेरी मर्जी है, दिल चाहता तो कर ले अगेन। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप दांत को इकट्ठा कर लें। तो मैं इसको फ़ौरन ऑर्थोडोंटिक बैंड लगा, उसके बाद इसको टेम्परेरी फिलिंग करके भेज दे। दांत की कोई 1.5 महीने की हिस्ट्री है। सुबह उसको मेरे यहाँ पे फ़ोन आया मुझे, उसका कहता पेशेंट ठीक है। सो अब ये हेल्पफुल भी है और डायग्नोस्टिक भी है कि क्रैक है तो दांत जैसे ही इकट्ठा हुआ है। ऑर्थोडोंटिक बैंड हर किसी के पास पड़े हैं, नहीं मंगवा लें, अगर ऑर्थो नहीं करते आप ऑर्थोडोंटिक बैंड लगाएं और उसके बाद उसकी फिनिशिंग करके उसको भेज दें। ये चीज़ें नहीं इग्नोर हो जाती है। हाँ, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ये जो कि, और फ्रैक्चर बहुत है हमारी पॉपुलेशन में, अलहमदुलिल्लाह हमारी हार्ड डाइट्स है, बहुत फ्रैक्चर है। 1-1.5 माह बाद फिर क्या हुआ? नहीं, मैं कह रहा हूँ 1-1.5 माह की हिस्ट्री थी पेशेंट की, इससे तो हमें पता चल गया फ्रैक्चर है। अब डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ फ्रैक्चर या तो हम उसको रूट कनाल करके इमीडिएटली क्राउन दे देंगे, ये तो हम डायग्नोसिस कर रहे हैं उसका। अगर उसका पेन फिर भी कायम रहता है तो हम कहते हैं नहीं ये फ्रैक्चर नहीं कोई और चीज़ है, क्योंकि अब दांत की स्प्लिटिंग फोर्सेज निकल गई, फिर भी उसको परकशन में पेन हो रहा है, तो मे बी इसका कोई एंडो प्रॉब्लम है, कोई कनाल मिस हो गई है, ओवर एक्सटेंशन हो गई है, कोई एपिकल इन्फ्लेमेशन है, फिर और तरफ ध्यान चला जाएगा। ट्रीटमेंट सिर्फ ये नहीं है, ट्रीटमेंट तो ये टेम्परेरी है, फ्यूचर फिर आपको कस्पल कवरेज देनी है उसे कि उसकी स्प्लिटिंग फोर्सेज ना हो, प्रोवाइडेड के फ्रैक्चर थ्रू एंड थ्रू नहीं चला, PDL को उसमें इन्वॉल्व नहीं। सो उसमें मुझे वैल्यू ज़्यादा लगती है, उसमें भी मैं कहता हूँ कि चाहे ना करें फ्यूजन से, सिर्फ आप बैंड। प्रॉब्लम इज कि इंट्रा केनाल देने से पहले जो दर्द उसे देना है वो भी तो है ना, केनाल तक पहुंचेंगे तो केनाल में जाएगा, या इंट्रा पल्पल फॉर दैट मैटर इज अ वेरी इफेक्टिव एनेस्थीसिया। हमने कोर्स में करते हैं इंट्राऑसियस एनेस्थीसिया 90 to 100% सक्सेस रेट है। अगर इंफीरियर यूलर नर्व ब्लॉक के साथ मिलाएं तो छोटी सी असेंबली चाहिए होती है। आप में से कोई भी कभी बाहर कॉन्फ्रेंस में जाए तो मेरा मशवरा होगा कि एक पैकेट उठा लाए, स्टेबीडेंट के नाम से आती है, ये एक्सटिप के नाम से, डेंट्स वाले बनाते हैं एक्सटिप के नाम से। तो आप एक पैकेट उठा लें, बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, उसके जरिए आप डायरेक्ट दांत रूट के साथ इंजेक्शन लगाते हैं लोअर टीथ में, जिसमें आपका फेलियर हो रहा होता है, पेशेंट चीज रहा होता है, दांत को टच नहीं करने दे रहा होता। स्टेबीडेंट या एक्सटिप दोनों इंट्राऑसियस एनेस्थीसिया की दो मुख्तलिफ कंपनियां हैं। एक्सटिप डेंट्सप्लाई की है, स्टेबीडेंट मरीज की है। तो कहीं ना कहीं आपको डेंट्सप्लाई के स्टॉल पे एक्सटिप का पैकेट पूरा मिल जाएगा। 100 का पैकेट होता है, 100 परफोरेटर्स होते हैं, उसमें आप एक सुराख करने वाली चीज़ होगी, स्लो एंट्री में लगेगी, सुराख कर देगी, उसके अंदर नीडल डाल के आप एनेस्थीसिया। अच्छा, मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, इसमें ये था कि बिफोर द रूट के नाम आप पेशेंट को अच्छा एंटीबायोटिक कवर दें और उसको दोनों एनाल्जेसिक्स सेंट्रल एक्टिंग और पेरिफेरल एक्टिंग दोनों का कॉम्बिनेशन दें, और ये मैंने तो उसको बहुत अच्छा पाया। सर एंटीबायोटिक लिखी थी
पेन किलर तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, एंटीबायोटिक की रिकमेंडेशन बड़ी थोड़ी है डेंटिस्ट्री में, ऑनेस्टली वी आर ओवर प्रिस्क्राइबिंग। मैं बड़ा आराम से बता सकता हूँ 4 से 5 इंडिकेशन है पूरी डेंटिस्ट्री में। सेलुलाइटिस हो पेशेंट को, यानी स्वेलिंग ऐसी हो कि फेशियल स्पेसेस इन्वॉल्व कर रही हो, यू कैन गिव एम्पेरिकल एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट और कल्चर करा के उसको स्पेसिफिक देना चाहते हैं तब भी। पेशेंट को सिस्टमैटिक सिम्टम्स हो, फीवर हो, इसकी वजह से, यानी गला खराब हो इस वजह तो इन्फेक्शन की वजह से अगर उसको फीवर है, लिम्फेडिनोपैथी है, तब आप एंटीबायोटिक देते हैं। पेशेंट मेडिकली कॉम्प्रोमाइज है और उसको साथ में एक्सेस हो गई, तब आप एंटीबायोटिक देते हैं। इसके अलावा दैट्स रिसर्च। So see, I'm surprised that the research says pre-op antibiotic reduces the case of post-operative pain in endodontics. Pre-operative painkillers may reduce क्योंकि prostaglandin release कम हो जाता है, वो सारा sequence और cascade break हो जाता है. That I understand it. I'm not sure about antibiotics pre-op or post-op for that matter, except for these conditions. और पेन किलर इटसेल्फ में आपको नाम इतना पता होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, वो आपको काम भी करती है। सर अब 8-8 बंदों का ग्रुप बन जाएगी, 4 टेबल्स हैं यहाँ पे, तो 2-2 माइक्रो मोटर्स पड़ी हुई हैं, सो 4 पर्सन्स एक माइक्रो मोटर पे काम करेंगे और बड़े आराम से कर लेंगे। हाँ जी, वो बड़ा ही पॉसिबल है। तो ये पीछे आपके टेबल पड़े हुए हैं, आप लोग अपने चाय फाइट दूसरी की वजह से कैसे कंट्रोल करें, कैसे कंट्रोल करें, ठीक है। डॉक्टर हसन कह रहे थे कि पीएमडीसी नंबर नहीं है तो हाँ सर ये बेसिकली जो प्रोटोकॉल्स में आएंगे ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट करना पड़ेगा, जो ओल्ड है इससे बटे उसमें आपको डॉट भी चेंज करना पड़ेगा, बाकी भी चेंज करना पड़ेगा। फायदे बाहर निकाल एंडो ब्लॉक लेंथ मेजर कर कैसे मेजर करेंगे, डालें जब वो बाहर निकले उसमें थोड़ा सा नहीं अपनी 10 नंबर की फाइल और एक बंदा वो खुली नहीं खुली ये देखिए, ये प्रो ग्लाइडर जो है पहले बात फाइल आती थी ना हमारी, वो 3 फाइलें होती थी, ठीक है, 13 नंबर 16 नंबर उन्होंने 3 फाइलों को प्रो ग्लाइडर बताइए आगे है फुल लेंथ 10 नंबर जाएगी, फुल लेंथ प्रो ग्लाइडर जाएगी। कोई दुश्वारी हो मुझे बुला लें, इससे आगे नहीं जाना, वहीं रुक जाना है। सब जब प्रो ग्लाइडर कर लेंगे फुल लेंथ लेट मी नो। पहले स्टेनलेस स्टील जानी चाहिए।
मतलब यहाँ से कर्वेचर शुरू हो रहा है। ठीक है जी, अभी सिर्फ सर कोशिश करें कि फ्लो ग्लाइडर फुल लेंथ से आगे ना जाए, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि इस एक्टिविटी का कुछ लर्निंग ये मैं अगर एक दिन में 2-3 पेशेंट हो तो ये इसका हैंड पीस किस तरह स्टरलाइज करते हैं? सिर्फ ये आगे वाला हिस्सा वो तो एक मोटर के पास एक ही है ना, ज़्यादा होने चाहिए। ये बच्चा मुझे सवाल कर रहा, साथ आँख मार रहा, मैं क्या करूँ? है जवाब। नहीं सर, इसमें स्लीप वगैरह नहीं यार करने को सब कुछ कर सकते हैं, मैं क्या जवाब दूँ? समझ से तो सीखा ही हो। ठीक है सर, लग गया है कि नहीं? थोड़ा टक करके लगेगा। कुछ मोटरें हैं, नहीं इनका हैंड पीस अलग से मिल जाते हैं वैसे? और एक बैठी है, उन्होंने मिलकर सही ना अलग से आके आते हैं। सर इसको 15 मिलीमीटर पे करें। आप फुल लेंथ जा रहे हैं, 2/3 जा रहे हैं। अंदाजे से 15 वाला है, 11 कर ले इसको। यही तो जा रहा, आपने स्टॉप कर देना बस। जबरदस्त इरिगेशन जरूर डालने से पानी। हेलो साकिब, पानी के गिलास चाय डाल लें इरिगेशन के तौर पे। चाय रखें। अभी कोई मुझे बता रहा था, किसी ने रिसर्च पढ़ी है, किसी बंदे ने मरिंडा यूज़ किया हमें तो पीने को नहीं मिलेगा। साथ शुगर है वो कितने का होती है मैंने सुना है? लेकिन डाला ना वो आ गया। मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो पेपर फुल में इंशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब, कहाँ पहुँचे हो? बस बाहर ये देखें ना, स्टॉपर मिल जाता है। हमेशा रोटरी में याद रखें, आपने 17 रखा होगा, आप तजुर्बा देखेंगे मैं तो 21 तक गुजारे जा रहा हूँ। तो स्टॉपर मोमेंट इट टचेज इट। अब इरिगेशन 60 डाल देते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा जाता है। रो ग्लाइडर टू लेंथ कौन कौन रह गए? सब हो गए टू लेंथ। बस सर रो ग्लाइडर टू लेंथ मोहब्बत में बहुत सब तो ध्यान से उसको पकड़ के मोटर आपका ओके नेक्स्ट वन आप ही सॉल्व ध्यान रखना है कि वो इधर से चेंज करें इसका नीचे वाला इरिगेशन डाले इसके अंदर उधर वाला आप माशाल्लाह सभी
नहीं जल्दी वापस आओ। नहीं सर जल्दी जल्दी जा जा के कह रहे आराम से स्लो मोशन बस सर डन हो गया नेक्स्ट बंदा तो एम्बुलेंस से आएंगे आप लोगों के नाम जो इस लिस्ट में है वो हम भिजवा देंगे इससे पहले तो जो सर्टिफिकेट्स हैं फाइनल प्रिंट होके साइन होके वो उन्होंने मिस्टर डेंटल सप्लाई वाला ने बताया कि वो इंग्लैंड से साइन एंड स्टैम्प करके मंगवाएंगे सो वो सर्टिफाइड होंगे मतलब इंटरनेशनली तो अभी नहीं सर साइनिंग जो अथॉरिटी है वो हमारे स्पीकर ठीक है हाँ जी लेकिन वहाँ से सिर्फ प्रिंट हो गए बाय नेम ओके टू माय अंडरस्टैंडिंग कि एक दफ़ा इंग्लैंड से वो आने हैं जी बिल्कुल यही आप तो उसमें ये है कि ये बारी बारी ये इनको आ जाएंगे या फिर हो जाता है हम ना करने में प्रोफेसर को बुला लें तो बैठ के मैं डॉक्टर नासिर सलीम साहब से गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपना सर्टिफिकेट वसूल करें डॉक्टर नासिर सलीम सबसे पहले भी डॉक्टर अलिशबा मजहर डॉक्टर अलिशबा बाय अल्फाबेटिक में बुला रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं नहीं सर्टिफिकेट सीधा नेक्स्ट डॉक्टर शाहजहान गौर साहब पढ़िए ठीक है डॉक्टर आयशा इमरान ये शायद हो गया जी सर ये छोड़ दें कोई साड़ी डॉक्टर अजय डॉक्टर टीना डॉक्टर टीना रूबी डॉक्टर नहीं थोड़ी सी डॉक्टर टीमना डॉक्टर हरून ज़िया डॉक्टर नोफा इकबाल डॉक्टर मोहम्मद असलम शेख साहब थैंक यू डॉक्टर सज्जाद मुस्तफा साहब डॉक्टर राबिया इलियास डॉक्टर सुफियान मुर्सली डॉक्टर सुफियान मुस्लिम डॉक्टर जवेद अशरफ डॉक्टर अस्मा गुल डॉक्टर बिलाल मीर डॉक्टर अरूज मुश्ताक
सर्टिफिकेट किसी को दोबारा मार्केट होगा दलाल की तो पढ़ाने की उम्र है तो डॉक्टर अस्मा मीर, ये दोनों बंदे भी हमारे लिए बहुत हमारे They are in good hands. डॉक्टर आयशा रियाज, मैं तो कह रहा था कि 10 चीज़ें ऐसी हैं जो अब हमने ज़्यादा चेंज कर दी मैं तो यहाँ पे जाऊँगा डॉक्टर मोहम्मद अकरम, डॉक्टर मोहम्मद अफजल सर, डॉक्टर कमर अब्बास, Sir, डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ तारिक साहब, डॉक्टर काशिफ निसार साहब, डॉक्टर काशिफ, काशी में चले गए हैं तो उनका रिटेन करने बैठ शायद अगर काशी साहब नमाज पढ़ने गए हैं तो ये जाएगा डॉक्टर नीलम दास, सर इधर सर आप इधर आ जाइए आप साथ एक साइड डॉक्टर फराह नाज, आ जाए मैं जी जी डॉक्टर माहिरा, डॉक्टर हैदर, डॉक्टर अस्मा कैसर, sir. दे दें सर डॉक्टर एमल वकार, टेबल डॉक्टर नुजर, डॉक्टर उमर जावेद, डॉक्टर नूरुल इस्लाम, डॉक्टर अजहर गुंडल, डॉक्टर रिजवान असगर, बैग बैग ले बैग डॉक्टर
हसन बशीर एब्सोल्यूट प्लेजर सर, माशाल्लाह बहुत डॉक्टर नसीम अच्छा कराया डॉक्टर अलहाज राना नहीं बाबर साहब जान सबकी जान अलहाज राना नहीं बाबर पहले सर्टिफिकेट हमारी कैसे साहब को ज़ाहिर जमील साहब या इमरान एहसान साहब में से अगर कोई मौजूद है जीएस के वालों के लिए एक दफ़ा भरपूर क्लैपिंग कर दें आप। इमरान साहब की और जहाँ साहब की बड़ी मेहनत है, बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना अच्छा इवेंट में ऑर्गेनाइज करके दिया। एहतियातन एक दफा फिर अब मैं डॉक्टर जवेद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आए और डॉक्टर नासिर सलीम साहब को पीडीए गुजरांवाला की जानब से यादगारी शील्ड और डॉक्टर नासिर सलीम साहब के साथ जो वर्कशॉप के लिए दोस्त आए थे डॉक्टर आतिफ और डॉक्टर सलमान अजीज साहब, आ रहे सर, आ रहे रातें में आ जाए थोड़ा ब्राइट हो जाएगा। फॉरवर्ड स्पीकर है सर, हमारे फॉरवर्ड स्पीकर इनकमिंग स्पीकर इन प्रोसेस जुबैर आ रहे हैं हाँ मौके हाँ मौके अच्छा, ग्रुप फोटो सबकी होनी है, सो एवरीबॉडी कम हियर एंड विल सिट एंड स्टैंड एंड वेयरएवर। चलो उनको नजर आ गया जब वो कैप्चर कर रहे हैं। एंड थम्स अप, चलें थम्स अप। मेरा काम नहीं कर रहा महसूस हो रहा है ये सर एक तो बंदे इस आ जाए यहाँ पे, इधर आ जाए। इस साइड पे आ जाए, सो बैलेंस हो जाएगा। इस तरफ नहीं ठीक हो गया। आगे आगे बढ़ाते हैं एक सेकंड। दो कर दें जी, दो थम्स अप। ओके, गो है थम्स अप जी। तस्वीर खराब हो जाएगी। अच्छा काम तो कैरेक्टर वाला तो थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you so very much, sir.